तो एमसीक्यूज आते थे। मतलब कुछ भी आ सकता है उस जब ओके मैम। आपको जितना पढ़ा है वो आपका तैयार होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है प्रोसेस? मैम स्टेप बाय स्टेप कोई सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं। एक प्रोसेस की कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ आउटपुट्स होती हैं, और उसके अंदर प्रोसेस के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं जो गिवन इनपुट्स को, जो इनपुट प्रोसेस के अंदर आती हैं उसको ट्रांसलेट कर देते हैं आउटपुट के अंदर। हमने देखा कि इंसेप्शन जैसे प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक सब प्रोसेस है इंसेप्शन। इंसेप्शन की क्या इनपुट होती हैं, उसके अंदर क्या टास्क परफॉर्म होते हैं, और फिर कैसे आउटपुट जनरेट होती हैं और किस टाइप की आउटपुट जनरेट होती हैं। देन हम एलिसिटेशन देखा। एलिसिटेशन के अंदर इनपुट्स जो होती हैं वो इंसेप्शन, इससे प्रीवियस जो प्रोसेस था इंसेप्शन, उसकी आउटपुट एज ए इनपुट दी जाती हैं, और फिर एलिसिटेशन के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म होंगे और आउटपुट जनरेट होगी जो कि सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी। हमने ये चीजें लास्ट लेक्चर में देखी थी। स्टेक होल्डर्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स के बारे में क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स? मैम कोई भी ऐसा यूजर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब सिस्टम को यूज करता है, स्टेक होल्डर बोलते हैं। अच्छा, अगर यूज नहीं करता तो वो स्टेक होल्डर्स नहीं हो गए? मैम कोई भी जो सिस्टम के साथ लिंक है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। लिंक कर रहा हो सिस्टम के साथ, वो स्टेक सिस्टम के साथ लिंक कर रहा हो, चाहे वो यूज ना ठीक कर है। रहा हो, वो कोई भी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ वो स्टेक होल्डर होता है। इधर हम फॉर्मल थोड़ा सा देख लेते हैं, सही है यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फॉर्मली क्या है थोड़ा सा। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर needed to ensure the success of project. It is essential to find out whom they are, what their attitudes are, and what their interests are. Some of them have to contribute with money and effort, and they must feel they get something in return, otherwise they won't support the project and they may even obstruct it. अच्छा, स्टेक होल्डर्स कोई भी जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब स्पेसिफिकली एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से हम सोचे तो वो एक ब्रॉडर टर्म आती है। स्टेक होल्डर्स की बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिहाज से अगर सोचते हैं, रिक्वायरमेंट हमने एलिसिट करनी है, हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हम एलिसिटेशन की स्टेज पे हैं, हमने रिक्वायरमेंट उनसे फाइंड आउट करनी है कस्टमर से। तो यहाँ पे वो बात हो रही है, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन होंगे जिनसे हम रिक्वायरमेंट लेनी है, हमने उगलवानी है, जिनसे हम किन लोगों से लें। अब यहाँ पे डिसाइड ये हो रहा है कि हमने किन लोगों से रिक्वायरमेंट्स लेनी है। कौन लोग हैं जो कि उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर करते हैं? आप सबसे पहले जरूरी होता है कि आप फाइंड आउट करो कि आपने किससे रिक्वायरमेंट लेनी है, कौन है वो लोग, उनके एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट। अच्छा, कुछ स्टेक होल्डर्स किस तरह का सोचते हैं, किस तरह की चीजें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, उनकी इंटरेस्ट किस तरह की हैं, ये फाइंड आउट करना भी आपके लिए फायदेमंद होता है कि बाद में जब आप उसके लिए कुछ चीजें डिजाइन कर रहे होते हैं, जब आप बना रहे होते हैं तो उसकी इंटरेस्ट आपको बेनिफिट दे जाती है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग बना लेते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो क्लाइंट ने डिफाइन करनी है। क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। अब अगर आपको उसकी इंटरेस्ट आपने देख लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया है कि वो उसका एटीट्यूड इस तरह का है, वो इस तरह की चीजों को पसंद करता है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग डील कर सकोगे। जैसे थोड़ा सा इसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है। आप दूसरे पर्सन की साइकी को अंडरस्टैंड करते हो कि ये इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है तो हम इसको इस तरह का इंटरफेस बना के देंगे, इस तरह का चीजें बना के देंगे जो कि इसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। आप लोगों के पर्सन एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर थोड़ा सा आपको ये पर्सपेक्टिव भी, ये चीजें भी पता होनी चाहिए। आपने लोग स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड, उनकी साइकी को, उनके एटीट्यूड को, इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करना है। Some of them have to contribute with money and effort. अच्छा, ये होते हैं स्पॉन्सर्स।
स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? जो सिंपल वर्ड्स में जो पैसे दे रहे हैं आपको। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपको जो पे कर रहा है, अब जो लोग आपको पे कर रहे हैं, आपने उनको इस तरह से शो करवाना है कि उनको कुछ गेट हो रहा है उस चीज का। सॉफ्टवेयर, आप एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल LMS सिस्टम है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपने एक यूनिवर्सिटी के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, और वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फैकल्टी यूज कर रही है, स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। अब वो बनवा कौन रहा है? डायरेक्टर बनवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर या रेक्टर कोई भी वो बनवा रहा है, जो बनवा रहा है उसने उसे पे करना है। अब जिस बंदे ने पैसे देने हैं, आप अपनी कुछ इस तरह से बनाओ कि उसको रिटर्न में कुछ मिल रहा हो। वो जैसे मैं एक कंपनी का CEO है, वो कहता है कि उसे कोई रिपोर्ट्स मिल जाए, जैसे टीचर्स की मंथली प्रोग्रेस किया है, स्टूडेंट्स की मंथली प्रोग्रेस किया है, ईयरली कितने स्टूडेंट्स आपके एनरोल हो रहे हैं और कितने लीव कर रहे हैं, और आपको मंथली कितना बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली कितना बेनिफिट, कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर आप बनाओ, कोई ऐसा फीचर रखो ताकि जो बंदा पे कर रहा है उसको रिटर्न में कुछ मिले, उसे फील हो कि अच्छा का फायदा होगा। डेफिनेटली वो फायदा तो होना है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बन रहा है, वो चीज बन रही है। तो आपने इसमें आपने किस तरह से सोचना है, ठीक है, स्टूडेंट के लिहाज से, फैकल्टी के लिहाज से, जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, जो बंदा पे कर रहा है, आप सोचो कि आप किस तरह से रिपोर्ट्स जनरेट करोगे, किस तरह से चीजें बनाओ उसके लिए, ताकि वो इसके अंदर व्यू कर सके और फिर उसको लगे कि अच्छा कोई चीज हो रही है, कोई काम हो रहा है, कोई फायदा है। अदरवाइज दे वोंट सपोर्ट द प्रोजेक्ट। अगर उनको नहीं लगेगा कि इससे कोई फायदा हो रहा है, तो वो कहेंगे रहने दो, हमें ये बनवाने की जरूरत ही नहीं है। और हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में वो आपको आपके अगेंस्ट भी चले जाएं कि बनाना ही नहीं है। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। एनालिसिस, अब स्टेक होल्डर आपको पता चल गए कौन कौन होंगे, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आप जिनसे आपने रिक्वायरमेंट एलिसिट करनी है, जिन लोगों ने यूज करना है। आपको यूजर्स को तो डेफिनेटली देखना ही है, क्योंकि वो आपके प्रोग्रेस के वो आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल होंगे। और उसके बाद जिन्होंने पे करना है, आपने उनको भी देखना है। एनालिसिस में क्या है कि हु आर द स्टेक होल्डर, इनिशियली यू नाउ ओनली अ फ्यू ऑफ देम। जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको हो सकता है कि चंद लोग बताए जाएं कि ये X, Y और Z लोग हैं, ये बनते हैं, इनसे आप कम्युनिकेट कर लें प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब फिर आप क्या करते हो, उन लोगों से जब मिलते हो, आप उनके प्रोसेस को समझने के लिए कि वो काम कैसे करते हैं, आप उनसे समझ रहे होते हो। तो आपको वो, फॉर एग्जांपल X कहता है कि मैं ये काम करने, इतने स्टेप्स तो मैं करता हूँ, लेकिन ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये 3 एक्स्ट्रा वाले स्टेप्स जो हैं, ये वो एक बंदा है टी कोई बंदा है वो करता है। अब यहाँ से और लोग इन्वॉल्व हो गए। इनिशियली आपको कुछ लोग का पता था XYZ, अब X से रिक्वायरमेंट गेट करते हुए आपको पता चला कि T और W जो है ना, वो इसके काम में इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने उनसे भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। स्टेक होल्डर एनालिसिस में आप क्या करते हो, सबसे पहले कुछ जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने लोग का आपको पता होता है, उनसे रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करते हो। और जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, आपको और लोग का पता चल जाता है आपने किन से रिक्वायरमेंट लेनी है। व्हाट गोज डू दे सी फॉर द सिस्टम। एक बंदे में कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है एक काम कि मैं जो टास्क खुद परफॉर्म करती हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने एक लेक्चर लेना है, लेक्चर लेने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे जूम है, ठीक है, एक ये चीज। और कुछ लोग क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये भी देखना है, मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी चीज हो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देख सकूं कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं।
इस तरह से जैसे आप कंपनी में रिक्वायरमेंट लेने जाते हो, एक तो मैंने कहा कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, इन लोगों से रिक्वायरमेंट लेनी है। जब उनसे लोगे तो आपको और लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी इनके काम में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, आप अपने काम उनका प्रोसेस उनसे पूछती हो और वो दूसरे के प्रोसेस को व्यू भी करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो व्यू करना चाहता है कि फैकल्टी क्या कर रही है, या डायरेक्टर कैंपस जो है वो व्यू करना चाहता है हेड्स कैसे काम कर रहे हैं, दूसरों के वर्क को भी व्यू करना चाहते हैं। तो आपने इस तरह से राइट्स देने होते हैं। इससे भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं कि आपने किसको कितने राइट्स और कैसे देने हैं, कौन-कौन से आपके एक्टर्स होंगे, किसका कौन से राइट्स होंगे। व्हाई वुड दे लाइक टू कंट्रीब्यूट? कंट्रीब्यूट अच्छा, आप रिक्वायरमेंट्स उनसे लेने जाते हैं, वो अपना काम छोड़ के आपको आप रिक्वायरमेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करना तो आपका काम है ना, तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स अगर दे रहे हैं, किस लिए दें? क्यों कंट्रीब्यूट करें आपके काम के अंदर? वो समझ सकते हैं ना, वो कह सकते हैं कि ये इनका टास्क है, हम अपने डेली टास्क के अंदर से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इनको रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, तो हमारा टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। रिस्क एंड कास्ट डू दे सी? What kind of solution, suppliers and resources do they see? Should we replace the old system or extend it by it? अब ये सारे स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप का उन्हें सोल्यूशन चाहिए। अब एक चीज, मल्टीपल ऑप्शंस उन्हें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंटर के पेजेस लेने हैं, मुझे प्रिंटर के पेजेस एक मल्टीपल सोर्सेज से मिल रहे हैं। अब मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगी? इसी तरह प्रोजेक्ट, अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास, तो मुझे कौन सी ऑप्शन अवेल करनी चाहिए? बेटा अपना माइक ऑफ करें, और जब कोई क्वेश्चन करना होगा तब आपने माइक ऑन करना है जस्ट। Who are the stakeholders? If the product is to be used in the large company, stakeholder might include the sponsor. स्पॉन्सर कौन सा होता है? जो कि पे करेगा, जो कि पैसे दे रहा है, आपको सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। तो आपने बनवाने वाले जैसे मैंने आपसे कहा, स्टेक होल्डर कौन सा जिनसे आपने रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है, जो बनवा रहा है, जो पे कर रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है और आपने देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरह से उसको हेल्प कर सकता है, उसको व्यू करवा सकता है, डिफरेंट रिपोर्ट्स आप दिखा सकते हैं, उसकी मंथली प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, ताकि वो उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो बनवा ले। He wants value for his money. डेली यूजर्स, वो जिन्होंने यूज करना है। जैसे हम एलएमएस की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी ने, उन लोगों ने यूज करना है, और वो इसके सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि अगर वो लोग चूज नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होगा। तो आपने वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी आपने रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है। मैनेजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, अब अगर हम इसको एलएमएस के सेंस में ही बात करें, तो वो आप ये इस तरह से ले सकते हो, जैसे एचओडीज है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन्स एंड, तो वो एक लेवल है, उनसे आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है। कंपनीज, कस्टमर्स, क्लाइंट, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं आपके सिस्टम के, वो लोग बिजनेस पार्टनर। इसके अलावा आपके जो पार्टनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रिंटर पेजेस कहाँ से आ रहे हैं? प्रिंटर रिम कोई सप्लाई कर रहा है। हमारी कंप्यूटर्स कहाँ से आते हैं? हमारे कोई सप्लायर्स हैं स्पेसिफिकली। पेट्रोल अगर यूज हो रहा है, यूनिवर्सिटी की गाड़ियां चल रही हैं, तो वो कहाँ से पेट्रोल लिया जा रहा है? तो ये जो आपके सप्लायर सारे होते हैं, उन वो भी आपके स्टेक होल्डर्स में आते हैं। ये मैंने वन बाय वन स्पॉन्सर आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल से बता दिया। स्पॉन्सर कौन होगा? जो बनवा रहा होगा, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर बनवा रहा है या डायरेक्टर बना रहा है एक सॉफ्टवेयर। डेली यूजर जो के डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, और वो इसकी सक्सेस या अनसक्सेसफुल होने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये सिस्टम उनके लिए इजी टू यूज नहीं होता, तो वो आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है। आपने उनसे भी रिक्वायरमेंट स्टार्ट करनी होती है। हेड्स डिपार्टमेंट के, और जो आपके
क्लाइंट होते हैं, और इसके अलावा आप जिनसे रिक्वायरमेंट जिनसे आप, और सप्लायर्स आपके जो आपको प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं, या आप सर्विसेज आउटसोर्स जिनसे कर रहे हो। अथॉरिटीज, फॉर एग्जांपल अगर कोई लीगल, जैसे हमें कोई कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हर ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपके कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं। ये चीजें भी आपके स्टेक होल्डर में आती हैं। जब आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। आईटी पीपल, जो लोग आईटी के आप इन्वॉल्व होंगे, स्टाफ इन केस द प्रोडक्ट इज टू बी डेवलप्ड इन हाउस। अगर आपकी इन हाउस का क्या मतलब है, आपने खुद से डेवलप करनी है अपनी प्रोडक्ट। अदर पीपल प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्ट, जो रिसोर्सेज दे रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट development for the market, some of these stakeholders are not in our company, in our own company, but in the client's company। अच्छा, कुछ अगर हो सकते हैं, अगर आप अच्छा, स्टेक होल्डर्स क्या, हम जनरली पढ़ रहे हैं स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें, ताकि आपका माइंड, आप अपने जहन को खोल लो कि इस तरह की बहुत सी ब्रॉड कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं कि स्टेक होल्डर्स। अच्छा, पहले आपका जहन में अगर आपने पढ़ा ना होता तो आपके ना यूजर्स होते हैं, और यूजर से जाके हमने रिक्वायरमेंट ले आनी है, और फिर हमारा सॉफ्टवेयर सही बन जाता है। तो सिर्फ जो यूजर्स होते हैं वही आपके स्टेक होल्डर्स नहीं होते, उसके अलावा भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनसे आपने रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है। उनकी डिफरेंट टाइप्स आपको ये बताई हुई हैं। आईटी पीपल होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वैल्यू एडेड फॉर द प्रोडक्ट्स। ये सारे डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स आपको बताए गए हैं कि स्पॉन्सर हो सकता है जो बनवा रहा है, डेली यूजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट के कंपनी क्लाइंट हैं जिन लोगों से आप चीजें खरीद रहे हैं, कुछ अथॉरिटीज हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्ट अफेक्ट होती है, जिनके कुछ लाज होते हैं, गवर्नमेंट के लाज हैं जिनको अप्लाई करना है आपने, जिनकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं। तो ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। अभी आपके एक छोटा सा टास्क है, लिस्ट द पॉसिबल स्टेक होल्डर्स फॉर ए लाइब्रेरी कैटलॉग सिस्टम। आप लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हो, उसके लिए आपने जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मेंशन करने हैं कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे। अपनी कॉपी पे जो भी आपके पास नोटबुक पेंसिल है आप राइट डाउन कर लें। मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पूछती हूँ कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। जितने मैंने आपको स्टेक होल्डर्स बताए हैं लास्ट 2 स्लाइड्स में, उन सबको माइंड में रखते हुए आपने राइट डाउन करने हैं अपने स्टेक होल्डर्स। जो आपको लगता है कि एक लाइब्रेरी का सिस्टम आप बना रहे हो उसके लिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे। जब आप राइट कर लेंगे फिर मुझे बता देना कि हमने लिख लिया।
क्या कर रहे हो बेटा, लिखा नहीं है? मैं आप लोग का वेट कर रही हूँ कि लिख के आप मुझे बताएंगे। मैम लिखा है, बताऊं? मैम लिखिए कुछ। जी बेटा, लिख के मैम आपने इसके मुझे अंदर बताना था ना, मैं आपका वेट कर रही हूँ। मैम ऐसे ही बोलकर बता देते हैं, मैम वर्ड इसके पे जी अंदर जी। लिखा है। यूनिवर्सिटी स्टेक होल्डर हो सकती है, लाइब्रेरी यूजर्स, यूनिवर्सिटी स्टाफ, स्टूडेंट्स, सिस्टम यस मैनेजर, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे मैम, स्टेक जितने भी होल्डर। एजुकेशन पार्टनर्स होते हैं जैसे स्कूल्स, टीचर्स, होम स्कूल्स, जितने भी करैक्टर स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, ये सारी चीजें उसी में आती है ना। हम्म। आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक अगर बना रहे हो तो उसमें कौन कौन होंगे? मैम उसके लिए यूनिवर्सिटी खुद एक होगी, सिस्टम मैनेजर होगा और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर होगा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर। हम्म, और लाइब्रेरी असिस्टेंट हो सकता है और लाइब्रेरी यूजर भी। अच्छा, मैम ये इसके कुछ अंदर मैंने लिखे हुए हैं स्टेक होल्डर्स लाइब्रेरी सिस्टम के लिए। ये आपकी स्लाइड्स पे ये मैंने लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा, बाद में अपने से इसको मैच कर लीजिएगा कि इसमें कौन से मिसिंग है या आपके कौन से आपने नहीं लिखे। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया ना कि जो भी सप्लायर वगैरह होंगे वो भी इसमें हम्म स्टेक होल्डर में आएंगे, तो मैम जो हम्म लाइब्रेरी जिस जगह पे है वो जगह हम्म भी आएगी स्टेक होल्डर में? सप्लाई नहीं बेटा, क्या बात हो रही है? सप्लायर फॉर एग्जांपल बुक पब्लिशर्स जो होते हैं, जो बुक्स हमें प्रोवाइड करेंगे। सप्लायर किस सेंस में मैंने कहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं सिस्टम कोई बना रही हूँ ऑनलाइन, तो मुझे यहाँ पे प्रिंटर, टेबल, चेयर्स, कंप्यूटर्स, ये कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिनका हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होता है। अब हम उनको फाइनेंस कर रहे होते हैं, हम उनको पैसे दे रहे होते हैं, चीजें खरीद रहे होते हैं, तो ये हमारे सिस्टम के रिकॉर्ड में होनी चाहिए, ये चीजें हमारे सॉफ्टवेयर को सेव करनी चाहिए। अब जब उन्होंने सेव करना है तो वो इस चीज का रिकॉर्ड रखेंगे। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस जगह पे हमारी लाइब्रेरी है, अगर वो जगह हमारे पास रेंट की है और हमें उस चीज का रेंट देना है, तो वो जो जगह होगी वो भी स्टेक होल्डर में आएगी? स्पॉन्सर्स में क्या होती है, जैसे आप फाइनेंस का सिस्टम अगर लाइब्रेरी का मैनेज कर रहे हो ना, आपने जैसे हमारे पास कितने अकाउंट्स का सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का सिस्टम है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी का सिस्टम आप बना रहे हो जो यूनिवर्सिटी को मैनेजमेंट, तो ये यूनिवर्सिटी के अंडर जो आएगा हम उसमें कर सकते हैं। फाइनेंस में डेबिट डेट और क्रेडिट कर लेते हैं किसको, कि ये चीज जो है हम ने इसमें जितनी हमने गेट की है इस मंथ में, फॉर एग्जांपल हमें कितना पेमेंट मिली है और उसमें से हम ये चीज निकाल देंगे कि हमने इतना रेंट पे करना है। वो इस चीज में भी आ सकता है, अगर आपके कोई रिसोर्स जो आपके रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जगह किसी से ली हुई है, मैंने एक स्कूल बनाया है और स्कूल की जगह मैंने किसी से ली है, और वो जो कंस्ट्रक्शन का सारा काम वो करके दे रहे हैं, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस होती है तो वो आपके इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होंगे, इनडायरेक्टली आपके सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। जी मैम ठीक है। मैम ये फर्स्ट में जो आपने लाइब्रेरी यूजर्स लिखा है, ये सारे हम्म, स्टेक होल्डर्स के बारे में लिखा है, तो यूजर्स में वो सब आ जाएंगे, स्टूडेंट्स जो बुक जी जी रीड करते हैं जी, बच्चा। टीचर्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बुक लेने जाती हूँ लाइब्रेरी से, जो लाइब्रेरी से सर्विसेज ले रहे हैं, बुक्स बारो कर रहे ओके। हैं, बुक्स रिटर्न कर रहे हैं, वो सारी चीजें ये देख लीजिएगा। अच्छा, हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा लास्ट लेक्चर में, कि रिक्वायरमेंट इंसेप्शंस देखी, फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हमने बताया कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इनपुट्स होती हैं, आउटपुट उसकी जनरेट होती हैं। अब लास्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी तो उस वक्त आपने दो टेक्निक पढ़ी थी रजिस्ट्रेशन की, जनरल कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग और QFD। इस दफा हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स को, कुछ रिसर्च बेस्ड टेक्निक भी पढ़ेंगे। अभी हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि एलिस्ट्रेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स विच मे बी यूज्ड टू कलेक्ट द नॉलेज अबाउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट।
अच्छा, डिफरेंट जब हम ये टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। नॉलेज रिक्वायरमेंट को किस तरह से कहा जा रहा है कि हम नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिस्टम के बारे में। अब नॉलेज को स्ट्रक्चर किया जा सकता है 3 डिफरेंट तरीकों से। पार्टीशनिंग, मतलब क्या है कि पार्टीशनिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर कर लें। पार्टीशनिंग का क्या मतलब है कि डिफरेंट पोर्शंस को अलग-अलग रख लें। जैसे मैं स्टूडेंट के रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो अलग रख लेती हूँ। फैकल्टी के रिलेटेड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सेपरेट, तो डिफरेंट पोर्शन बना सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म में किया जा सकता है। जनरलिटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट, आप ओवरव्यू, जैसे एक एचआर का सिस्टम, एक आपने आपका ब्रॉडर आप कैटेगरीज बना लेते हो। एब्स्ट्रैक्शन, वर्ड एब्स्ट्रैक्शन से आपको एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में समझ आ जाएगा कि आप ओवरव्यू की फॉर्म में। प्रोजेक्शन क्या, ऑर्गेनाइजिंग रिगार्डिंग टू पर्सपेक्टिव, डिफरेंट यूजर्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप स्टेक होल्डर एक लेते हो, आप कहते हो XYZ, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर जो है वो डायरेक्टर है जो कि LMS सिस्टम बनवा रहा है, और LMS डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप स्पॉन्सर के पर्सपेक्टिव से उसे सेव कर लेते हो। ये जस्ट एक एज सच यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको बताने का। यहाँ पे मकसद क्या है कि जब आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो सिस्टम के बारे में। आप नॉलेज, अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हो। नॉलेज को आप किस तरह से रख सकते हो स्ट्रक्चर फॉर्म में। आपने हैप्पैजार्ड मैनर में नहीं रखना, स्ट्रक्चर फॉर्म में रखना है, और वो स्ट्रक्चर में रखने की ये डिफरेंट तरह से रखा जा सकता है। एलिस्टेशन में क्या-क्या इश्यू आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता। मोस्टली क्या होता है कि जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है कि क्लाइंट को भी जल्दी होती है, वो आपसे जल्दी लगाता है कि मुझे जल्दी-जल्दी ये बना के दो। जब आपका फाइनल हो गया है, आपने विन कर लिया कि आपने ही प्रोजेक्ट आपकी कंपनी में बनाना है, तो वो कह देता है कि आप जल्दी बना के दें, तो एलिस्टेशन पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बाय द इंजीनियर्स, अच्छा जब आप रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियर रिक्वायरमेंट लेने के लिए जाता है तो वो उससे पहले तैयारी करके नहीं जाता। जब आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते तो आप रिक्वायरमेंट सही से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्टेक होल्डर्स आर अनकन्विंस्ड ऑफ द नीड फॉर द न्यू सिस्टम। हाँ, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक तो क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो तैयारी करके नहीं जाएंगे। जैसे रिक्वायरमेंट आप हो, आपसे मैं रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने का कहती हूँ तो उससे पहले आप प्रिपरेशन नहीं करते, आप उस सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करते। थर्ड मसला क्या आता है, जब आप अगर इवन आप अंडरस्टैंड करके चले भी गए हो तो आगे जाके जो लोग थे जिन्होंने आपको रिक्वायरमेंट देनी थी, जो आपके स्टेक होल्डर्स थे, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे उस सिस्टम में बनाने में। अब अगर आप इतने मोटिवेटेड हो, आपकी कंपनी में लोग जो हैं बहुत विलिंगली चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर आ जाए, तो वो आपको रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने में, रिक्वायरमेंट इलिसिट करने में आपकी मदद करेंगे। आपको कोई इशू नहीं होगा, आप स्मूथली रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर वो लोग विलिंग नहीं है, वो कन्विंस्ड नहीं है सिस्टम बनाने के बारे में, तो फिर वो आपको रिक्वायरमेंट एलिसिट करने में इश्यूज आएंगे। अब रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की कुछ टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इंटरव्यूज, सिनेरियोज, सॉफ्ट सिस्टम मेथड्स, ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस, रिक्वायरमेंट रिव्यूज। अगर इंटरव्यू हम वन बाय वन इनको डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम जस्ट इंटरव्यू को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली बाकी जो टेक्निक्स हैं रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की वो देखते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? जनरली आप सबको पता होगा कि इंटरव्यू क्या होता है। Requirement engineer or analyst discusses the system with the different stakeholders and build up an understanding of their requirement. आपने जाके different stakeholders से discussion की और आप अपनी understanding हासिल कर रहे हो system के बारे में। अब दो टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं, closed और open. Closed ended interview, open ended interview. अब closed क्या होते हैं?
जिनमें आप स्पेसिफिक क्वेश्चन डिफाइन करके जाते हो। आपने लिख लिया 1 से लेके फॉर एग्जांपल 1 से लेके 30 तक आपने क्वेश्चन लिखे हैं। आप जाके क्या करते हो, जो आपके स्टेक होल्डर्स थे उनके पास जाके मीटिंग रखते हो और उनसे आप पूछते हो 1 का आंसर पूछा, 2 का आंसर पूछा, 3 का आंसर पूछा। आपने जो प्री डिफाइन, जो पहले से डिफाइन, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर पहले से तैयारी करके क्वेश्चन डिफाइन करके लेके जाता है सिस्टम के बारे में और उन क्वेश्चन के आंसर उनसे पूछता है स्टेक होल्डर से, तो वो एक क्लोज एंडेड इंटरव्यू होता है। क्लोज का मतलब क्या है कि आप प्री डिफाइंड पहले से क्वेश्चन तैयार करके लेके जाते हो। ओपन एंडेड का इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि वो क्वेश्चन आप तैयार नहीं करके जाते, उसमें आपका एक एजेंडा होता है, आप उसके ऊपर डिस्कशंस करते हो। उसमें ये नहीं होता। अच्छा, क्लोज एंडेड क्या होता है कि जैसे आपने अगर 30 क्वेश्चन डिफाइन किए हुए हैं और आप बना के लेके गए हो, आपने उन्हीं क्वेश्चन के आंसर क्लाइंट से पूछने हैं। और ओपन एंडेड का क्या मतलब है, मैंने जाके आपसे कहा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि शॉपिंग कैसी होती है, शॉपिंग करना एक अच्छी चीज है, क्या चीज, मतलब मैं आपसे ये इस तरह से पूछती हूँ। तो ये एक ओपन एंडेड इंटरव्यू है। उसमें स्टेक होल्डर क्या होता है कि आपको स्टोरीज की फॉर्म में आंसर करता है, डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है और वो डिस्कशन से आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो। आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एटीट्यूड, उसका स्टाइल वो समझने की कोशिश करते हो कि वो सिस्टम के बारे में क्या परसीव कर रहा है, उसको क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज उसे हेल्प आउट करेगी। इंटरव्यू क्या होता है, रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने की एक तकनीक है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हम स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन करके रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट एलिसिट कर रहे होते हैं। इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में हम पहले क्वेश्चन तैयार करके, रिक्वायरमेंट इंजीनियर पहले से क्वेश्चन तैयार करके लेके जाता है और फिर उनके आंसर पूछ लेता है। प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं और इसमें टाइम सेट किया होता है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और ओपन एंडेड इंटरव्यू क्या होते हैं, जिनमें क्वेश्चन पहले से तैयार नहीं किए जाते बल्कि डिस्कशन की जाती है और उस डिस्कशन से आप रिक्वायरमेंट एलिसिट कर दे। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बेटर होते हैं। हो सकता है कि एक कंडीशन में क्लोज एंडेड बेटर हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, मैं गई हूँ क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट लेने, एलिसिट करने, तो स्टार्ट में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये। अगर मैं जाती हूँ, अभी मेरे माइंड में आया है कि मैं रिक्वायरमेंट हिली से किस तरह की सिचुएशन में कौन सा बेटर होगा। अगर आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपको ज्यादा नॉलेज अभी सिस्टम के बारे में नहीं है, तो फिर आप ओपन एंडेड इंटरव्यू करते हो। ओपन एंडेड से क्या होता है, डिस्कशन होती है, डिस्कशन से पॉइंट आपको क्लियर होते हैं, आप नोट डाउन करते जाते हो पॉइंट्स डिस्कशन से। आप जब आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए, फिर आप वापस आके अपने कंपनी में आपने डिस्कस किया, आपने उनको एनालिसिस, आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ क्यूरीज थी। अच्छा, उसने अच्छी परफॉर्मेंस कहा था, अच्छी परफॉर्मेंस का क्या मतलब था? अच्छा, उसने कहा था कि हमारे सिस्टम में ये वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, तो ये कैलकुलेट किस फार्मूला के थ्रू होगी? तो आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाते हैं। फिर जब आपने ओपन एंडेड कर लिया है, तो अगली दफा आप क्या करते हो, क्लोज एंडेड करते हो उन स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। Interviewers must be open-minded and should not approach the interview with preconceived notation about what is required. अच्छा, ओपन माइंडेड होने चाहिए। एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटरव्यू करने जा रहे हो, तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। एक पर्सन जो कि ओपन माइंडेड नहीं है, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर नहीं हो सकता, वो इंटरव्यू नहीं कर सकता। अब देखें, अगर आपने प्री डिफाइंड एक आपने माइंड में रखा हुआ है, आपने किसी चीज के लिए अपने माइंड में बना लिया कि ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अब जब आप, क्योंकि आपने स्टडी करके तो जाना है ना, जब आप जाते हो, आपका क्लाइंट, आपका स्टेक होल्डर जिससे आप रिक्वायरमेंट एलिसिट कर रहे हो, वो आपको अपना व्यू पॉइंट आपके अपोजिट बताता है। तो आपको इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि आप उसका व्यू पॉइंट अंडरस्टैंड करो और उसकी तरफ आपने वो रिक्वायरमेंट एलिसिट करनी है, बजाय इसके आपको लगेगा ये क्या कह रहा है, ये वैसे नहीं होना। वो जो आपने पहले से सोचा हुआ था, आपने अपने माइंड में पहले से डिसाइड किया हुआ था ये चीज ऐसी होनी है, तो आपने उसी को फॉलो करना है। आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी करेज होनी चाहिए कि आप अपने जो
प्री डिफाइंड आपके माइंड में उसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आपने सोचा हुआ है, आप उसको निगेट करके आप क्लाइंट की ने जो बताई है स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। स्टेक होल्डर्स मस्ट बी गिवन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशन। अच्छा, स्टेक होल्डर्स को बताना नहीं आता, शुरू करना नहीं आता। आपने जब भी इंटरव्यू लेने हैं, एक तो क्या आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर आप कुछ माइंड में सेट करके गए हैं और स्टेक होल्डर ने उसके अगेंस्ट कहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उसे। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको स्टेक होल्डर को स्टार्टिंग पॉइंट देना है डिस्कशन के लिए, वो खुद से स्टार्ट नहीं कर सके। आपने जैसे अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आप डिस्कशन को स्टार्ट करें जहां पे वो स्टेक होल्डर्स बोलता जा रहा है उसे सुनते रहें। जहां पे वो स्टॉप हो जाता है तो आप उसको थोड़ा सा और कोई क्लू दें, कोई बात करें, कुछ कंट्रीब्यूट कर दें ताकि वो दोबारा से अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर दे और आप उसमें से रिक्वायरमेंट को इलिसिट करते रहें। And this can be questions, a requirement proposal or existing system point, starting point इनमें से कोई भी हो सकता है। Interviewer must be aware of organizational policies. Many real requirement may not be discussed because of their political implication. अच्छा, पॉलिटिक्स क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल शायद पहले भी दी होगी कि चार, एक डिपार्टमेंट के चार में चार हेड्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक हेड है, एक कंप्यूटर साइंस का हेड है, एक आईटी का हेड है, एक फॉर एग्जांपल एक उसका हेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब इसमें से दो हेड्स जो है वो एक उनकी एक दूसरे के साथ बनती है और दो की नहीं बनती, दो की आपस में बनती है। अब ये दो ग्रुप्स बन गए हैं। दो ग्रुप्स जो है उनमें से एक ग्रुप जो है वो ये सॉफ्टवेयर बनाने के हक में है और दूसरा उसके अगेंस्ट है। अब ये पॉलिटिक्स सिस्टम के अंदर चल रही है। जब जो इंटरव्यूअर है, आपको बताया जा रहा है कि जो इंटरव्यू लेने जा रहा है एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, क्योंकि आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। आपको डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट देना है, जहां पे क्लाइंट रुक जाता है आपने उसको आगे क्लू देना है ताकि वो अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कर सके। और आपको ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इंटरव्यू में के लिए। डू प्रिपेयर थारोली फॉर द मीटिंग। पहले भी मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर को रिक्वायरमेंट लेने जाने से पहले अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। अब प्रिपरेशन में क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी कि आप उसकी डोमेन को अंडरस्टैंड करोगे। आप अब मैंने रेलवे का एक सिस्टम है, उसके लिए मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर सेलेक्ट हुई हूँ कि रेलवे के सिस्टम की रिक्वायरमेंट मैंने गैदर करके लानी है। और मैं कुछ भी उसके बारे में मुझे 0% कोई नॉलेज नहीं है और मैं उठ के रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए चली जाती हूँ, तो मैं कभी भी अच्छी रिक्वायरमेंट इलिसिट नहीं कर सकूंगी। मेरा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन क्लाइंट पे जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो भी अनॉय हो रहे होंगे कि इसको कोई बात पता नहीं है। अब मुझे उनकी टर्मिनोलॉजीज, उनकी सारी चीजें मुझे प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। डू प्रिपेयर थारोली फॉर द मीटिंग। डू प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर द मीटिंग। चेकलिस्ट बना लो कि आपने उसके अंदर ये चीजें डिस्कस करनी है, पॉइंट पूछने हैं। डू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली। आप जाके क्लाइंट को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो कि मैं ये हूँ और यहाँ से आया हूँ और मुझे ये रिक्वायरमेंट है एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर XYZ कंपनी का, मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। डू आस्क अबाउट एक्सेस टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं मुझे उनका एक्सेस दें। डू आस्क अबाउट द एक्सेस टू द प्रीवियस सिस्टम। करंटली प्रीवियस सिस्टम को लिगेसी सिस्टम भी कहते हैं। लिगेसी सिस्टम का आपको पता है, जो करंट टाइम पे सिस्टम यूज हो रहा होता है उसे लिगेसी सिस्टम कहते हैं, जिसको आप इंप्रूव करने जा रहे होते हो। आप उनसे स्टेक होल्डर की एक्सेस लें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, प्रिपेयर अच्छी तरह से करके जाएं। उनसे स्टेक होल्डर्स के बारे में पूछे कौन कौन यूजर्स हैं और उनसे प्रीवियस सिस्टम की करंटली आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो वो मुझे दिखाओ, ताकि बहुत सी रिक्वायरमेंट आपको प्रीवियस सिस्टम से मिल जाएंगी कि ये किस तरह से आपने काम करना है। डू बुक द नेक्स्ट मीटिंग। हमेशा जब आप स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट आज के दिन में, फॉर एग्जांपल मैं गई हूँ तो सारी रिक्वायरमेंट आज तो नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकती, और इवन जो आज एक्सट्रैक्ट करूंगी इंटरव्यू करके वो मैं जब आके एनालिसिस करूंगी
लूंगी तो मुझे उसमें बहुत सी चीजें पूछनी होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा है कि आज मैं अगर ओपन एंडेड इंटरव्यू करती हूँ, डिस्कशन करके मैं रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करके ले आती हूँ, जब मैंने अपनी कंपनी में आके एनालिसिस किया है तो मुझे पता चला है कि ये चीजें चाहिए। अब मैं उनके क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना लेती हूँ और अगली मीटिंग जो रखूंगी उसमें वो क्वेश्चन पूछ लूंगी, तो उसी जगह पे आप मीटिंग अगली मीटिंग की भी सिलेक्शन कर लें कि अगली मीटिंग इस जगह पे इस टाइम पे होगी और इन लोगों के साथ होगी। डू आस्क अबाउट क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अच्छा, कुछ फंक्शनैलिटी, जैसे वो लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं ना, क्लाइंट हमेशा आपको फंक्शनैलिटी, मोस्टली उनके माइंड में क्या होता है कि ये सर्विसेज होनी चाहिए, सिस्टम को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अब क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि वो किस हद तक कितनी क्वालिटी चाहते हैं, जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के केस में भी ये आ जाएगा क्वालिटी रिक्वायरमेंट के, जैसे आपको सिस्टम कितनी जल्दी रिपोर्ट चाहिए, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो इसके बारे में आप उनसे क्वेश्चन करके खुद पूछ सकते हो कि वो खुद से नहीं बताएगा, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो इसके बारे में, क्योंकि आपने उनको उनसे हर तरह से इंफॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करनी है। डू मेक श्योर यू नाउ हु यू आर टॉकिंग टू एंड व्हाई। डू आस्क अबाउट द डेडलाइंस कि आपको ये कब चाहिए, क्या नहीं। अब ये सारे इंटरव्यू के अंदर डूज थे, ये सब कुछ आपने करना है और ये वो चीजें हैं जो आपने नहीं करनी। डोंट इंटरप्ट द कस्टमर। अगर आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट एलिसिट कर रहे हो और आपने कस्टमर को कुछ कहा है, वो कस्टमर आपसे आगे कुछ स्टोरी सुना रहा है आंसर में, तो आपने दरमियान में उसे टोक के आगे बात नहीं कंटिन्यू करनी, जो वो बता रहा है आपने। वैसे भी ये एक एथिक्स में भी आता है कि आप जब बोल रहे हो, दूसरा बंदा बोल रहा हो, तो आपको चुप रहना चाहिए। जब वो अपनी बात कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद आप स्टार्ट करो। और एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर ये बहुत जरूरी है कि जब आप रिक्वायरमेंट एलिसिट कर रहे हो तो आपने, जब तक आपका क्लाइंट बोल रहा है आप उसे बोलने दें। जब वो चुप हो जाएगा तो फिर आप अपने पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, फिर आप उसे पूछ सकते हैं जो चीज आपको लगा है कंफ्यूजन पॉइंट है। डोंट इंटरप्ट ईच अदर यहाँ क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप में से 4 लोग हैं जिनको मैंने रिक्वायरमेंट, आपकी क्लास में से 4 लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं, 5 डेवलपर्स हैं, 4 डिजाइनर्स हैं, इस तरह से 6 टेस्टर्स हैं, और कुछ इस तरह से लोगों की डिवीजन मैंने की हुई है। अब जो 4 लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियर थे, मैंने उन्हें रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एलिसिट करने के लिए भेजा। अब वो चारों लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट एलिसिट कर रहे हैं सेम कंपनी में जाके। अब आपने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में जैसे तलहा, अब्दुल्ला, ये लोग रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एलिसिट करने के लिए गए हैं। तलहा उसमें अब्दुल्ला को टोक देता है कि यार तुम सही पूछ नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल। एक ये बात, अगर आपने दूसरे को वो भी नहीं करना, इंटरप्ट नहीं करना। अब देखो, अगर आप, वो बंदा इतना कैपेबल नहीं था, अगर अब्दुल्ला इस काबिल नहीं था तो आपको उसे साथ लेके जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब वो एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर सेलेक्ट हो गया एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां जाके जैसे वो रिक्वायरमेंट एलिसिट कर रहा है आप उसे करने दें। वहां पे आपने उसे इंटरप्ट नहीं करना कि आप ये सही नहीं कर रहे, दूसरों को भी इंटरप्ट, क्लाइंट को इंटरप्ट नहीं करना। किस सेंस में, वो मैंने एग्जांपल दे दिया कि वो जो बोल रहा है आप उसे सुनते जाएं और उसमें से रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करें, और आपने एक दूसरे को भी नहीं इंटरप्ट करना। डोंट रिकॉर्ड द इंटरव्यू विदाउट आस्किंग। आपने इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना है ताकि आपके पास रिकॉर्डिंग है, जो बाद में आके आप सुन के रिक्वायरमेंट एलिसिट कर सकें, ताकि कोई चीज मिसिंग तो नहीं रह गई। और जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करने से पहले क्लाइंट से पूछें, आपने परमिशन लेने के बगैर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? आपने जो क्वेश्चन बनाने हैं, आपने ओपन एंडेड, जब क्लोज एंडेड इंटरव्यू लेने हैं तो आपने क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन जो होते हैं उसकी वर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लाइंट के लिहाज से। आपने उसके माइंड के मुताबिक बनाया हो, उसके जिस कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर रहा है और जो टर्मिनोलॉजीज वो यूज कर रहा है, वो पर्टिकुलर स्टेक होल्डर जिससे आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने उनके माइंड, उनकी वर्डिंग, उनकी टेक्नोलॉजी टर्म्स को यूज करते हुए बनाया हो। ओपन एंडेड
डिस्कशन के लिए भी कुछ क्वेश्चन आप लिख के जाते हैं, क्लोज एंडेड के लिए तो कम्प्लीटली आपने सारे क्वेश्चन ही लिख के जाने हैं। ओपन एंडेड के लिए हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ही आपका सारा इंटरव्यू गुजर जाए, कि उसके अंदर से आगे न्यू पॉइंट रेज होते जाते हैं। डबल बैरल क्वेश्चन से अवॉइड करनी है कि एक क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग जैसे होना शुरू हो जाती है कि अच्छा हम एक दूसरे को वो क्रॉस करते जाते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन से आप उसे क्रॉस करते जाते हो। कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज होती हैं। एक सैंपल इंटरव्यू को देखने के बाद आप अपना जैसे मैंने आपसे कहा है, जितने भी टेम्पलेट जितने भी सैंपल होते हैं वो एक तो क्या परफेक्ट आइडियल कोई भी नहीं होता, लेकिन आप उनको यूजफुल होते हैं सिस्टम। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे एक जनरल इंटरव्यू की एग्जांपल मैंने आपको दी है, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। सबसे पहले पार्ट 1 क्या है, एस्टैब्लिशिंग द कस्टमर और यूजर प्रोफाइल। उसमें आप नेम लिखते हो, कंपनी लिखते हो, जो आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन लिखने हैं कैसे बनाना है, नाम लिखना है, कंपनी, इंडस्ट्री, जॉब टाइटल, कुछ भी। द अबव इंफॉर्मेशन इज entered in advance. What are your key responsibilities? आप उससे पूछते हो क्लाइंट से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट आउटपुट डू यू प्रोड्यूस, क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे करती हूँ, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके स्टडीज हैं, आप क्या आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, आपने ग्रेड्स प्रोड्यूस करते हो और वो ग्रेड किस बेस पे कैलकुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूछती हूँ तो आप कहते हो कि ये हमारे क्विज़, असाइनमेंट और मिड टर्म एंड टर्म और प्रोग्रेस को कंबाइन करके ग्रेड एवेलुएट होते हैं। फॉर होम, हाउ इज सक्सेस मेजर, सक्सेस कैसे मेजर की जाती है आपकी। विच प्रॉब्लम इंटरफेयर विद योर सक्सेस, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको अच्छे ग्रेड लेने से कोई इंटरफेयर करती हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं। बट इफ एनी ट्रेंड्स मेक योर जॉब इजियर और मोर डिफिकल्ट, अच्छा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ग्रेड लेने में हेल्प करती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके ग्रेड्स लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैं एज ए आप स्टेक होल्डर के पास जाके इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक पार्ट हो गया। दूसरा, एक्सेसिंग द प्रॉब्लम। अब इसमें ये एक जेनेरिक टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, आप अपने क्वेश्चन खुद से मॉडिफाई करके अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से क्वेश्चन बना के लेके जाते हो। फॉर विच एप्लीकेशन टाइप और प्रॉब्लम डू यू लेक गुड सोल्यूशन, व्हाट आर दे, फॉर ईच प्रॉब्लम आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डज दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, हाउ डू यू सॉल्व इट नाउ, हाउ वुड यू लाइक टू सॉल्व इट। प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करती है, आप रीजन पूछते हो। फिर करंटली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन करंटली उसके लिए आप क्या, मतलब कोई ना कोई तो कर रहे होते हो। जैसे आप कोई जुगाड़ आप लगा रहे हो, किसी तरह से सॉल्व कर रहे हो, आप करंटली किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, और आप कैसे चाहते हो कि सॉफ्टवेयर आपके इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करे। आप इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछते हो रिक्वायरमेंट एलिसिट करने के लिए। थर्ड पार्ट में क्या है, अंडरस्टैंड द यूजर environment, who are the users, what is their educational background, कंप्यूटर बैकग्राउंड, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एबिलिटीज जहाँ पे अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश कर रहे हो। आर यूजर एक्सपीरियंस विद दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ऑलरेडी उन्हें एक्सपीरियंस है तो फिर आपका और तरह का वे होगा बनाने का। अगर आप वो पहली दफा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा और तरह से बनाओगे। विच प्लेटफॉर्म आर इन यूज, व्हाट आर your plan for future platform or additional application in use that is relevant to the application, मतलब आपकी एप्लीकेशन के साथ मिलके किसी दूसरी एप्लीकेशन ने कंबाइन होकर काम करना है। what are your expectation for usability of the product, प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। यहाँ से आपको इंटरफेस की रिक्वायरमेंट मिलेंगी कि इंटरफेस कैसा होना चाहिए। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फॉर ट्रेनिंग टाइम, यहाँ से भी यूजिबिलिटी लर्न के अंदर ही लर्नेबिलिटी भी आती है। लर्नेबिलिटी क्या होती है, हम उसे एवेलुएट कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग टाइम मतलब कितना टाइम लेके आप उस एप्लीकेशन को लर्न कर लें। ये ना हो कि कस्टमर कहे कि अगर
तीन आवर की मैक्सिमम ट्रेनिंग के बाद हमें फुल चूज करना आ जाए और आप इतनी कम्प्लेक्स उस सिस्टम को बना रहे हो तो कि आप 3 मंथ की ट्रेनिंग उसमें शामिल कर रहे हो, तो ये आपने पहले उनसे पूछते हो इंटरव्यू में कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, व्हाट काइंड ऑफ यूजर हेल्प। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, मैनुअल चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, किस टाइप की यूजर मैनुअल हम बनाए आपके सिस्टम के लिए। मैम इतने एक्सेसिंग, क्वेश्चन पूछेंगे हम? जी बेटा ये तो एक जनरल मैंने आपको बताया है, इसके अंदर डिटेल में आप ये क्वेश्चन बना के लेके जाते हो, ये सैंपल के तौर पे बता रही हूँ। जब आप ये बातें उनसे पूछोगे ना तो वो आपसे जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हो, आप का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपसे बात की है कि आपका काम तो ग्रेड्स लेना है ना, यहाँ पे डिग्री लेना है, तो नॉलेज हासिल करना है। नॉलेज हासिल कौन सी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, अब उन प्रॉब्लम्स को आप करंटली किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, फिर मैं सॉफ्टवेयर बना के आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछने में जब आप मुझे आंसर करोगे तो उनमें से मैं रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करूंगी, उनमें से चीजें इस तरह से एक्सट्रैक्ट करती जाऊंगी ताकि आपके लिए जो कि हेल्पफुल बन जाएंगी। Accessing, लास्ट पार्ट है accessing the opportunity. Who in your organization need the application? How many of these type of user would use the application? How would you value a successful solution? अच्छा, लास्ट ये accessing the reliability, usability and support, ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यहाँ से आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उनसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे ये वाले क्वेश्चन करके। अच्छा, यहाँ पे आपको किसी टाइप का इनमें किस चीज का इशू है, क्या ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं? बहुत ज्यादा मैम। बेटा आपने जब आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करोगे, मेरी बात सुने, अगर कोई भी चीज इस स्टेज पे रह गई, जैसे मैंने आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कहा है, अगर आप किसी एक एक्टर को फॉर एग्जांपल गलती से मिस कर देते हो, एक एक्टर को मिस कर देने से इतना बड़ा इशू हो सकता है कि आपके पूरे सॉफ्टवेयर में एक एक्टर नहीं है, उस एक्टर के यूज केसेस भी नहीं आए, उस एक्टर के ने क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं कुछ भी नहीं आया, तो आपका सॉफ्टवेयर तो लास्ट पे जाके अनसक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट मिस हो जाती है, कोई चीज रह जाती है, आपने उसका हाउ नाउ आपने उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इलिसिट करनी है। जो क्लाइंट चाह रहा है, क्लाइंट की इंटरेस्ट, क्लाइंट का एटीट्यूड, क्लाइंट प्रॉब्लम क्या है वो तो है ही है, उस प्रॉब्लम का करंटली किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन आप कैसे दोगे। आपने देखना है कि वो काम कैसे परफॉर्म करते हैं, उनकी इंटरेस्ट की हैं, वो किस तरह की आउटपुट चाहते हैं, वो किस तरह की इनपुट देते हैं, ये सारी चीजें वो किस तरह से प्रोसेसिंग करती हैं, उनके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हुए आप फिर ही उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी एक चीज रह गई और उसको आपने अपनी मर्जी से कर लिया तो बाद में क्लाइंट कह सकता है कि उसने तो ये रिक्वायरमेंट नहीं दी थी और वो इससे अनसेटिस्फाई है, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसी सारी रीजन की, जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा फेल होते हैं और इन सारी रीजंस की वजह से फेलियर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और रिक्वायरमेंट की स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक, यहाँ पे कोई इशू रह गया तो वो आगे कंट्री ट्रांसलेट होता जाएगा थ्रू आउट, और फिर लेटर स्टेजेस पे जाके उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो बाकी टेक्निक्स हैं, सिनेरियोज, सॉफ्ट सिस्टम मेथड, रिक्वायरमेंट रीयूज, ये टेक्निक्स, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ क्या देखा है, एक तो हमारा क्या था, जो हमने देखा स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, कौन कौन होता है स्टेक होल्डर्स, किस टाइप के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। और उसके अलावा आपने देखा कि स्टेक होल्डर्स, आप रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हम वन बाय वन उनकी डिटेल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने इंटरव्यूज देखे हैं, इंटरव्यू किस तरह आपके एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपको किस कौन से डूज हैं और कौन से डोंट्स हैं, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जानी है। और प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक सैंपल इंटरव्यू देखा कि क्या क्वेश्चनिंग की जा सकती है। और उसके अलावा आपने देखा कि ओपन एंडेड इंटरव्यूज होते हैं, क्लोज एंडेड इंटरव्यू होते हैं।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।